आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। लेकिन जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है दोस्तों, उस पर बहुत से लोगों की या तो आंखें तरे सकते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग सवाल उठा सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय है उसमें तो कोई बदलाव किया ही नहीं गया है। तो फिर जो सहयोगी दल थे वो किस बात पर बार्गेन कर रहे थे? क्या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन से दो नेता हैं दोस्तों जो न केवल बड़े स्तर पर यहाँ पर बड़ी भूमिका में उभर रहे हैं, बल्कि उनको बड़े मंत्रालय भी मिले। सबसे पहले दोस्तों नितिन गडकरी को लेकर ही सबसे पहले खबर चलनी शुरू हुई चैनल्स में और सोशल मीडिया में। नितिन गडकरी जो 2014-2019 से जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, अभी भी उनके पास वही मंत्रालय होगा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय, और लगातार उनके पास जो मंत्रालय था वो उनको आगे भी दिया गया। इसका मतलब उनके काम की जो तारीफ हो रही थी उनको वही जिम्मेदारी आगे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ही रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे। मतलब टीडीपी को लेकर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि टीडीपी चाहती है कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह कैबिनेट का हिस्सा ना बने, किसी और बीजेपी नेता को गृह मंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। और तो और दोस्तों निर्मला सीतारमण, जिनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद से उन पर बहुत से सवाल उठे, जैसे संसद में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा था मैं प्याज नहीं खाती हूँ। इसके अलावा देश में महंगाई के मुद्दे पर लगातार उनकी चुप्पी। निर्मला सीतारमण को लेकर कभी भी निर्मला सीतारमण बहुत पॉपुलर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे नहीं जानी गई है पिछले 5 सालों में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रिपीट किया गया है। और एक और हैरान करने वाला नाम जिसने सबको चौंकाया, शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, खासतौर पर तब जब ग्रामीण भारत में जो बीजेपी है उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिरा है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको लेकर काफ़ी हेडलाइंस बनाई जाती हैं और ये दिखाया जाता है कि कितने किसान हितैषी हैं मोदी जी, और आज भी कैबिनेट की बैठक के बाद ऐसा ही कोई फैसला लिया गया, वो दी गई है शिवराज सिंह चौहान को। आप उनके कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ML खट्टर यानी कि मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको उनकी कैबिनेट के साथ ही हटा दिया गया था बीच चुनाव से पहले, उनको तो 2 मंत्रालय दिए गए। उनको एक मंत्रालय दिया गया अर्बन डेवलपमेंट का, एक उनको ऊर्जा मंत्रालय यानी कि पावर मिनिस्ट्री दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों के लिए यानी कि टीवी और डिजिटल में काम करने वाले तमाम मंत्रियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, जिनके पास अब तक रेल मिनिस्ट्री थी, और ये अब तक अनुराग ठाकुर के पास था, तो अनुराग ठाकुर को तो मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई नहीं गई है। एक और नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है किरण रिजिजू का, उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है क्योंकि संसद के अंदर कैसे कामकाज चलेगा ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और अब तक इस मिनिस्ट्री के जो मंत्री थे वो प्रहलाद जोशी थे, और संसद के अंदर सरकार विपक्ष को अपने साथ लेकर नहीं चलती, ये विपक्ष की लगातार शिकायत रही है। तो प्रहलाद जोशी को हटाकर किरण रिजिजू को यहाँ पर रखा गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किरण रिजिजू के पास है। क्यों? क्योंकि संसद में अब विपक्ष पहले की तरह कमजोर नहीं है, विपक्ष बहुत दमदार तरीके से संसद के अंदर सरकार की नाक में दम करने वाला है। तो किरण रिजिजू की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रहलाद जोशी से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस पूरी की पूरी लिस्ट से, इस मंत्रालयों की लिस्ट से किसको क्या मिला और इसका मायने क्या है। इसका मायने ये है दोस्तों कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉप के मंत्रालय होते हैं उसमें मोदी जी ने अपनी मर्जी के हिसाब से ही उन्हीं लोगों को चुना है जिन पर वो भरोसा करते हैं, और इसीलिए उन्हीं लोगों को रिपीट किया गया है। इसके अलावा जो सहयोगी थे, जैसे टीडीपी से राम मोहन नायडू, उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, जो इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। और जीतन राम मांझी को भी एक मंत्रालय दिया गया है, कुमारस्वामी को भी एक मंत्रालय दिया गया है। लेकिन ऑल टोटल मोदी जी ने इस मंत्रालयों की लिस्ट से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि टॉप मंत्रालय मेरे पास रहेंगे। अब बड़ा सवाल ये कि पर्दे के पीछे फिर हुआ क्या? अगर टॉप मंत्रालयों में मोदी जी की ही चली है तो फिर गठबंधन के नेताओं की कहाँ चली? और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल जो लगातार उठाए जा रहे थे कि अगर गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे तो इस सरकार की सेहत क्या अगले 5 साल इतनी अच्छी रहेगी जिसको लेकर बातें की जाती हैं? क्योंकि दोस्तों जो गृह मंत्रालय होता है उसके पास पूरा खुफिया तंत्र होता है, और जो वित्त मंत्रालय होता है उसके पास सारा ईडी CBI का जितनी भी एजेंसियां होती हैं वो वित्त मंत्रालय के पास होती है। तो वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों न केवल बीजेपी के पास है बल्कि बीजेपी के उन मंत्रियों के पास है, उन नेताओं के पास है जो अपने आप में मोदी जी के बहुत भरोसेमंद नेताओं में से एक है।
तो फिर आने वाले वक्त में जिस ट्रस्ट डिफिसिट की बात हो रही थी कि नायडू चाहते हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक मंत्रालय उनके पास रहे, और क्या इसीलिए अंत तक बार्गेन चला? नहीं तो आप देखिए, कल शाम को 7 बजे मोदी जी ने मंत्रिपरिषद की शपथ ली थी। उन्होंने खुद शपथ ली थी, उसके बाद मंत्रिपरिषद ने शपथ ली थी उनके, और आज शाम 7:30 बजने को हैं। मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे लगे, पूरे 24 घंटे। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि शपथ ग्रहण के बाद 24 घंटे लग जाए नामों के ऐलान के बाद। इसका मतलब बार्गेन बहुत बड़े स्तर पर हुई है। या तो टीडीपी और नीतीश कुमार ने जो विशेष पैकेज की मांग हो रही थी, स्पेशल पैकेज की मांग हो रही थी, उसको लेकर कोई बड़ा ऐलान आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कर सकती है। 2, अब सबकी नजरें दोस्तों, सबकी नजरें लोकसभा के स्पीकर के पद पर है, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर को लेकर चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा फर्म है, वो चाहते हैं कि हर हाल में गठबंधन के पास लोकसभा का स्पीकर जाए। आज भी संजय सिंह ने एक तीर फेंक दिया कि अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनके पास लोकसभा स्पीकर का पद जाए तो हम इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना चाहिए। टीडीपी और जेडीयू को बड़ा मंत्रालय न मिलने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। बहुते बेइज्जती है। तो क्या कहीं आने वाले वक्त में ऐसी कोई स्थिति हम बनते देख रहे हैं जिसमें बड़े मंत्रालय, इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो मोदी जी चाहते थे उनके पास रहें, वो उनके पास ही रहें, और बड़ा पैकेज दे दिया जाए दोनों राज्यों को, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो गठबंधन के नेताओं की, गठबंधन की पार्टियों की तरफ से बने? और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर बड़ा सवाल जाहिर तौर पर, राजनीतिक तौर पर खड़ा हो जाता है कि नीतीश और नायडू की बैसाखी वाली इस सरकार में दोनों की चली कितनी, और अगर नहीं चली तो आने वाले दिनों में प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार चलती रहेगी। क्योंकि आज देखिए ना, आज महाराष्ट्र से बीजेपी के 2 सहयोगी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, दोनों की तरफ से बयानबाजी। कल से अजित पवार लगातार बोल रहे हैं कि उनको एक कैबिनेट मंत्री चाहिए। इसके अलावा आज तो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी कह दिया गया कि हमारे पास 7 MP हैं, हमें एक MOS क्यों दिया जा रहा है, हमको एक कैबिनेट पद मिलना चाहिए। तो क्या सवाल ये दोस्तों कि अभी तो ये वो दल है जिनके पास सांसद कम हैं, जिनके पास सांसद ज्यादा है, जैसे टीडीपी या जेडीयू, क्या उनको कोई आश्वासन देकर मनाया गया है, और वो आश्वासन कब तक चलेगा? बहुत से ऐसे सवाल है दोस्तों, क्योंकि गठबंधन की पॉलिटिक्स में आश्वासन लगातार दिए जाते हैं। कहा जाता है कि अभी आप मैनेज कर लीजिए, आगे आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ये कहा जाता है आने वाले वक्त में। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मोदी जी पिछले 2-3 दिन से जो एक माहौल बन रहा था कि मोदी जी बड़े प्रेशर में हैं, क्या इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि कोई प्रेशर में नहीं है, बड़ा मंत्रालय तो हमने अपने पास ही रखा और हम गठबंधन के किसी नेता की बड़े मंत्रालयों में नहीं चलने देंगे? क्या ये एक मैसेज देने की जोर आजमाइश थी? और अगर ये मैसेज मोदी जी की तरफ से दिया गया है तो गठबंधन के जो नेता हैं वो क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं? बहुत महीन तरीके से देश की राजनीति आने वाले वक्त में बदलेगी। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।